हाय दोस्तों, अभी तक हमने जो भी बात ट्रांसफॉर्मर के अंदर की है वो मेनली कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हमने बातें की हैं। हमने कोर का कंस्ट्रक्शन देखा, हमने वाइंडिंग का कंस्ट्रक्शन देखा और छोटे छोटे अदर पार्ट देखे जैसे कि बुशिंग हो गया या फिर कंजर्वेटर हो गया, ब्रीदर हो गया। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग के बारे में बात करेंगे और ट्रांसफॉर्मर का न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज आइडियल ट्रांसफॉर्मर। कि एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर कैसा होना चाहिए। अब देखो, हम एक चीज जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो मेजर पार्ट्स होते हैं हमारे। दो मेजर पार्ट्स कौन से होते हैं ट्रांसफॉर्मर में? एक तो कोर और एक उसकी वाइंडिंग। ठीक है, बाकी सारे पार्ट सिर्फ एडिशनल पार्ट्स हैं छोटे छोटे पर्पस के लिए, बट मेन है कोर और वाइंडिंग। तो अब हमें क्या समझना है कि एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर का जो कोर होगा वो कोर भी आइडियल होगा और उसकी वाइंडिंग भी आइडियल होगी। अब जब हमने कोर के बारे में पढ़ा था तो मैंने बोला था कोर में ऐसा मटेरियल यूज करो जिसकी परमिएबिलिटी हाई हो और रिलक्टेंस लो हो। इसीलिए हम सीआरजीओ स्टील पे गए थे। तो एक आइडियल कोर क्या होगा, आइडियल केस क्या होगा? परमिएबिलिटी हाई होनी चाहिए ना। आइडियल कोर होगा वेयर परमिएबिलिटी टेंड्स टू इंफिनिटी और रिलक्टेंस टेंड्स टू 0। ठीक है, क्योंकि रिलक्टेंस होती है L बाय म्यू ए, तो अगर म्यू इंफिनिटी जाएगा तो रिलक्टेंस क्या हो जाएगी? 0। अब देखो, अगर रिलक्टेंस 0 हो गई, ऐसे सोचो पहले फ्लक्स के पास दो रास्ते थे, वो कोर से भी जा सकता था और वो एयर से भी जा सकता था। मैंने पहले भी बताया था एयर से जाने वाला फ्लक्स ट्रांसफॉर्मर में कहलाता है लीकेज फ्लक्स। लेकिन एयर की परमिएबिलिटी कम होती है, कोर की परमिएबिलिटी ज्यादा। इसी वजह से एयर की रिलक्टेंस ज्यादा होती है और कोर की रिलक्टेंस कम। तो ज्यादातर फ्लक्स कोर में रहता है और बहुत छोटा हिस्सा उसका एयर में जाता है। क्योंकि जब भी जैसे करंट होता है, करंट ट्राइज टू टेक अ पाथ ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस, ऐसे ही फ्लक्स ट्राइज टू टेक अ पाथ ऑफ मिनिमम रिलक्टेंस। मेरी बात क्लियर हो रही है? एयर की परमिएबिलिटी है कम तो रिलक्टेंस है ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स आयरन में रहना चाहेगा। अब अगर आयरन की रिलक्टेंस 0 हो गई, काइंड ऑफ शॉर्ट सर्किट हो गया। जब कभी शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो सारा करंट शॉर्ट सर्किट से जाता है। सेम वे में सारा फ्लक्स किससे जाएगा? कोर से। तो सारा फ्लक्स अगर कोर से जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं दैट लीकेज फ्लक्स इज 0। ठीक है, अगली बात, एमएमएफ होता है फाई इंटू रिलक्टेंस। रिलक्टेंस 0 है तो एमएमएफ हो गया 0। एमएमएफ होता है एन आई, तो आई हो गया 0। यानी किसी करंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फ्लक्स बनाने के लिए। अगर परमिएबिलिटी इनफाइनाइट हो गई ना, तो बिना करंट के भी फ्लक्स जनरेट कर सकते हो। वो कैसे? कि एक बार फ्लक्स जनरेट किया, अब वो फ्लक्स कभी खत्म ही नहीं होगा। उसके बाद तुम करंट दो या नहीं, उसके अंदर फ्लक्स रहेगा मेंटेन्ड। ठीक है, तो दैट मीन्स करंट रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फ्लक्स इज 0। अब बात आती है आइडियल वाइंडिंग की। आइडियल वाइंडिंग का मतलब यह है कि वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो 0 रहे। वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0 माने कॉपर लॉसेस आर 0। कॉपर लॉस माने आई स्क्वायर आर। किसी भी वाइंडिंग में, किसी भी कंडक्टर में एक पावर लॉस होता है, दैट इज आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर लॉस रहेगा 0। तो ये सारी एजम्पशन चलती हैं एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर के अंदर। तो इसमें पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करो। फर्स्ट लिखो, एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर हैज आइडियल कोर and ideal winding, ideal core and ideal winding। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
ideal core implies first point, permeability of the core is infinite. Permeability of the core is infinite and its reluctance is zero. And its reluctance is zero. ठीक है, नेक्स्ट इसी के बाद लिखना नेक्स्ट पॉइंट बना के, फॉर जीरो रिलक्टेंस द एंटायर फ्लक्स will flow through the core. The entire flux will flow through the core and no flux will leak through the air. No flux will leak through the air. That means leakage flux becomes zero. That means leakage flux becomes zero. तो अगर इनफाइनाइट परमिएबिलिटी लेते हो तो सारा का सारा फ्लक्स आयरन में रहता है. अगला पॉइंट, फॉर इनफाइनाइट परमिएबिलिटी द करंट required to establish flux or magnetizing current is zero. ठीक है, और इनफाइनाइट परमिएबिलिटी से क्या होता है, एक पॉइंट और लिखना, आयरन लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर आर जीरो. आयरन लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर आर जीरो. आयरन लॉस माने हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस. ठीक है, जैसा मैंने पहले भी बोला ये चीजें आगे चल के आएंगी, बट अभी के लिए ये मान लो कि आयरन लॉस जीरो है. ठीक है, अब अगला लिखना, अगला पॉइंट बना के लिखो, आइडियल वाइंडिंग implies that resistance of the winding ideal winding implies that resistance of the winding is zero or copper losses are zero. ठीक है, लास्ट पॉइंट, मैग्नेटाइजिंग कर्व of transformer is linear. Magnetizing curve of transformer is linear. इसका मतलब है, जैसे हमने बोला था ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टेरेसिस आता है, वही चीज हम यहां बोल रहे हैं कि हिस्टेरेसिस ना आए और B वर्सेस H का जो ग्राफ है वो लीनियर रहे. ठीक है, तो देयर इज नो हिस्टेरेसिस एंड नो सैचुरेशन. तो लास्ट वाला एजम्पशन हमें ये देता है कि ना ही कोई हिस्टेरेसिस है ना ही कोई सैचुरेशन है. अब देखो क्या होता है, ये तो बात हुई आइडियल ट्रांसफॉर्मर की, बट प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्मर ऐसा नहीं होता है. प्रैक्टिकली ये सारे एजम्पशन वैलिड नहीं है. तो अब हम क्या करते हैं, जब हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर के एजम्पशन जानते हैं तो एक एक करके इन एजम्पशंस को जब रिमूव करते जाएंगे, then we will go towards practical transformer. एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मर कैसा होता है, वहां तक पहुंचने के लिए एक एक करके सारे एजम्पशंस हमें रिमूव करने पड़ेंगे. ठीक है, ये मेरा पॉइंट क्लियर है. तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना, ट्रांसफॉर्मर विद फाइनाइट परमिएबिलिटी. ट्रांसफॉर्मर विद फाइनाइट परमिएबिलिटी. अब देखो यहां से अपना पहला न्यूमेरिकल टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. इस सेक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर में ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो कितना होता है और कैसे हम लोग उसे डिराइव करते हैं. तो
तो पहले एक ट्रांसफॉर्मर ले लेता हूं मैं, ठीक है। मेरा मेन एम यहां पे क्या है, टू डिराइव द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था ना, इस तरह की वाइंडिंग को हम हेलिकल वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है भाई, ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी हो गई N1 टर्न्स और ये N2 टर्न्स। अब जैसे ये मान लो कि इसमें करंट आ रहा है आई म्यू। आई म्यू होता है मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है, अब ये करंट आने से इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर फ्लक्स डेवलप हो जाएगा। देखो फ्लक्स कैसे होगा, करंट जा रहा है राइट में तो फ्लक्स आएगा अपवर्ड्स, तो फ्लक्स इसके अंदर ऐसे स्टैब्लिश हो जाएगा। अभी मैं लीकेज वगैरह कुछ भी कंसीडर नहीं कर रहा हूं, तो मैं ये मान रहा हूं सारा फ्लक्स कहां कंसंट्रेटेड है, ट्रांसफॉर्मर के कोर में। अब क्या होता है, ये जो आई म्यू है ये मान लिया जाता है आई एम साइन ओमेगा टी। ये ऑल्टरनेटिंग करंट में लेके चल रहा हूं, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों लगाया है, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो भी ऑल्टरनेटिंग रहे, और जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगी तभी ईएमएफ डेवलप हो सकता है। अब हम क्या जानते हैं कि एमएमएफ हम निकाल सकते हैं N1 इंटू आई म्यू, N1 आई एम साइन ओमेगा टी, या ऐसा कह दो एफ एम साइन ओमेगा टी। यहां एफ एम क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमएमएफ, दैट इज N1 आई एम। ये बात क्लियर हुई। अब फ्लक्स कैसे निकलता है, फ्लक्स निकलता है एमएमएफ बाय रिलक्टेंस। यहां एस क्या है, एस है हमारा रिलक्टेंस, और रिलक्टेंस कितना होता है एल बाय म्यू ए। ठीक है, तो फाई कितना हुआ N1 आई एम बाय एस साइन ओमेगा टी, या एफ एम बाय एस साइन ओमेगा टी। एफ एम बाय एस को लिख लो मैक्सिमम फ्लक्स यानी फाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये फाई एम है एफ एम बाय एस। ये मेरे पास फ्लक्स आ गया। अब फ्लक्स से ईएमएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें लगाना पड़ता है फैराडेज लॉ। अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि हम लोग फैराडेज लॉ का यूज करें या लेंज लॉ का। तो मैं यहां केस समझाता हूं। केस 1, इफ ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन इज गिवन, मतलब जैसा डायग्राम मैंने तुम्हें दे रखा है ना, इनमें ट्रांसफॉर्मर और वाइंडिंग दिखा रखी हैं। अगर ऐसा कनेक्शन गिवन रहे, तो मैंने क्या बताया था जब हम बेसिक्स की बात कर रहे थे कि जब फ्लक्स गिवन हो तो हमेशा क्या करो, एक अपोजिट फ्लक्स मान लो। मान लो ये हो जाए फाई इंड्यूस्ड, इसमें नीचे जा रहा है ना, तो इसका फाई इंड्यूस्ड ऊपर मान लिया। अब इससे करंट की डायरेक्शन निकाल लो। देखो अगर फाई इंड्यूस्ड नीचे है, ठीक है, तो करंट कैसे आएगा, आगे से लेफ्ट और पीछे से राइट, आगे से लेफ्ट और पीछे से राइट। तो करंट कैसे आना चाहिए, ऐसे। फिर क्या कर लेते हैं, एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं R।
ठीक है, या एक काम करता हूं, ये मैं दूसरी फिगर में दिखा देता हूं, इसको अभी रहने दो, मैं अलग से फिगर बना के दिखा देता हूं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का कनेक्शन अगर गिवन हो तो देखो, जैसे वरना कंफ्यूजन आ जाएगा। ये सब हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम ये समझना चाह रहे हैं कि हमें फैराडेज लॉ लगाना चाहिए या लेंज लॉ, यानी माइनस साइन कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, अब ये हमारा मान लो फ्लक्स है, तो मैंने क्या बताया, जो भी फ्लक्स है, ये फ्लक्स कैसे जा रहा होगा, कुछ इस टाइप से। ठीक है ना, तो इंड्यूस्ड फ्लक्स इससे उल्टा मान लेना, फाई इंड्यूस्ड और इधर फाई इंड्यूस्ड। ठीक है, अब इससे करंट निकाल लो। ये वाला फ्लक्स जब नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो आगे से करंट, इंड्यूस्ड फ्लक्स देखना, जब ये नीचे है तो आगे से करंट लेफ्ट और पीछे से राइट। आगे से लेफ्ट का मतलब है करंट ऐसे जाएगा। अब यहां एक रेजिस्टेंस लगा के प्लस माइनस डिराइव कर लो, करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस में प्लस माइनस आता है। ठीक है, अब ऐसे ही देखो, इसका इंड्यूस फ्लक्स ऊपर की तरफ है, तो आगे से करंट राइट और पीछे से लेफ्ट। फ्लक्स की डायरेक्शन में थंब रखो, फिंगर आगे से राइट जा रही है और पीछे से घूम के ऐसे लेफ्ट आ रही होंगी ना, तो आगे से राइट जाएंगी। यहां भी एक रेजिस्टेंस लगा लो, तो इसमें भी आ गया प्लस और माइनस। तो मैंने यहां लेंज लॉ लगा के पोलैरिटी पहले ही निकाल ली। अब सपोज ये ईएमएफ ऐसे पूछता है, ई ए बी, और सपोज ई पी क्यू, ऐसे पूछता है। तो अब देखो, जो पोलैरिटी मेरी आई है प्लस माइनस, उसी डायरेक्शन में ईएमएफ दिखा रखा है। ये एरो हमेशा ना माइनस से प्लस ही होता है, तो यानी इसने जो पोलैरिटी मांगी है, इसने पोलैरिटी मांगी है माइनस और प्लस। मेरी जो आई है वो भी आई है माइनस प्लस, इसने मांगी है माइनस प्लस, और मेरी भी आई है माइनस प्लस। ठीक है, तो इस डायग्राम से क्या समझ आता है, पोलैरिटी derived using Lenz law is same as polarity specified। ठीक है, जो पोलैरिटी डेराइव हुई है वही पोलैरिटी हमें पूछी भी गई है या गिवन भी है। तो जब तुम पोलैरिटी निकाल चुके हो, अब तुम लिख दोगे ई ए बी इज N1 डी फाई बाई डी टी, और ऐसे ई पी क्यू इज N2 डी फाई बाई डी टी। मेरी ये बात क्लियर हुई? ठीक है, अब मान लो इसी एग्जाम्पल में देखो, पहले यहां तक नोट कर लेना। ठीक है, पहले यहां तक नोट कर लो। अब मैं कहता हूं ई पी क्यू मान लो ऐसा चाहिए था, मैंने ई पी क्यू ऐसा दिखा दिया, तो क्या हुआ, इसका मतलब है मैं पोलैरिटी ऐसी दे रहा हूं, एरो हमेशा माइनस से प्लस होता है। अब तुम्हारी पोलैरिटी आई प्लस माइनस, उसने जो दी थी वो थी माइनस प्लस। नेटवर्क के केवीएल के हिसाब से सोचो, मैं ये बोल रहा हूं नाउ इफ ई पी क्यू स्पेसिफाइड, जो ई पी क्यू डायग्राम में गिवन है इज रिवर्स्ड। देखो, ये जो ब्लू वाले प्लस माइनस है ना, ये तो मैंने डेराइव किए हैं इंड्यूस फ्लक्स के हिसाब से,
और ये जो ब्लैक वाला ईएमएफ है ये पहले से गिवन है। तो जो गिवन ईएमएफ है और जो मैंने डिराइव किया है वो अपोजिट है, अपोजिट है तो केवीएल के हिसाब से माइनस साइन आना चाहिए। ये मेरी बात क्लियर हुई? तो अगर गिवन पोलैरिटी और डिराइव्ड पोलैरिटी सेम है तो एन डी फाई बाई डी टी, और अपोजिट है तो माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो यहां तक नोट करो, फिर एक पॉइंट लिखना, इफ द पोलैरिटी स्पेसिफाइड इन द फिगर, if the polarity specified in the figure is same as the polarity derived using Lenz's law, is same as the polarity derived using Lenz's law, then E equal to n d phi by dt, E equal to n d phi by dt. Next point, if polarity given in the figure is opposite to the polarity derived using Lenz's law, then E equal to minus n d phi by dt, E equal to minus n d phi by dt. अब ये मत सोचना ये माइनस साइन लेंस लॉ की वजह से आया है, ये माइनस साइन आया है केवीएल की वजह से, ठीक है? क्योंकि जब मान लो मैं कह रहा हूं VAB है 10, तो VBA कितना होगा? -10। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूं ऊपर प्लस है नीचे माइनस, लेकिन मुझे नीचे प्लस ऊपर माइनस चाहिए, तो कैसे मिल सकता है? एक माइनस साइन लगा के। तो माइनस साइन केवीएल रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंस लॉ नहीं। तो हमने क्या किया, देखो सबसे पहले डायग्राम गिवन था तो लेंस लॉ से पोलैरिटी निकाल ली, और उसके बाद मैंने चेक कर लिया जो पोलैरिटी मेरी आ रही है वो गिवन के सेम है तो फैराडेज लॉ लगाऊंगा, और ऑपोजिट है तो माइनस साइन लेके फैराडेज लॉ लगाऊंगा। इतनी मेरी बात क्लियर हुई? अब क्या होता है, मान लो ये कनेक्शन ही गिवन नहीं होता, यहां तक मेरी बात क्लियर हुई ना? अब मान लो ये कनेक्शन हमें गिवन नहीं होता, मैं केस 2 ले रहा हूं। फ्लक्स इक्वेशन is given but connection is not given। फ्लक्स की इक्वेशन दे दी जैसे फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, बट कनेक्शन दिखाया नहीं कहीं भी, यानी ये जो डायग्राम है ना ये गिवन नहीं है। तो अब मैं क्या कहूंगा, प्राइमरी का ईएमएफ होगा माइनस, फिर मैं सीधा लेंस लॉ लगाऊंगा एन डी फाई बाई डी टी N1, और सेकेंडरी ईएमएफ होगा माइनस N2 डी फाई बाई डी टी। मेरी बात समझ आई? अगर कनेक्शन गिवन नहीं है तो लेंस लॉ कंसेप्चुअली नहीं लग सकता है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, ईएमएफ की इक्वेशन में ही माइनस मानना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट लिखना, if transformer connection is not specified, then we cannot derive the polarity of induced EMF, so we find EMF using Lenz's law। ठीक है, कनेक्शन गिवन है तो पोलैरिटी निकाल लो, निकाली हुई पोलैरिटी अगर गिवन के बराबर है तो प्लस एन डी फाई बाई डी टी, अपोजिट है तो माइनस,
और जब कनेक्शन ही ना शो करे तो माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मुझे यहां से ईएमएफ मिला, अभी मैं 1 और 2 नहीं लिख रहा हूं, 1 और 2 लास्ट में लगा देंगे। फाई का डेरिवेटिव, फाई कितना है, फाई एम साइन ओमेगा टी, कितना आएगा भाई डेरिवेटिव, ये बनेगा ओमेगा फाई एम कॉस ओमेगा टी। अब माइनस कॉस ओमेगा टी को कैसे लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा माइनस 90 होगा माइनस कॉस थीटा। अब यहां से हमें क्या मिल गया, ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू है ओमेगा एन फाई एम। किसी भी साइनोसोइडल क्वांटिटी का आरएमएस क्या होता है, मैक्सिमम बाय स्क्वायर रूट 2। तो ओमेगा होगा 2 पाई एफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एन फाई एम बाय स्क्वायर रूट 2। अब 2 पाई बाय रूट 2 निकालोगे तो आता है 4.44 एफ एन फाई एम। तो ये आ गया ईएमएफ का आरएमएस वैल्यू। अब इसका मतलब हुआ प्राइमरी का आरएमएस कितना होगा, E1 आरएमएस, तो उसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स कौन से यूज होंगे, N1 नंबर ऑफ टर्न्स। और सेकेंडरी का आरएमएस कितना होगा, उसके लिए N2 नंबर ऑफ टर्न्स का यूज करोगे। तो ये हो जाती है ईएमएफ की इक्वेशन, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जब तक देखो किसी वोल्टेज के बारे में बताया ना जाए ना कि क्या पूछ रहा है, तो आरएमएस ही निकालोगे। बाय डिफॉल्ट द वोल्टेज इन एसी इज कंसिडर्ड टू बी आरएमएस वोल्टेज। ये मेरे बात क्लियर हुई, ये डेरिवेशन क्लियर हुआ। अब देखो फ्लक्स में था साइन ओमेगा टी और ईएमएफ में आया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो क्या हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ लैग्स फ्लक्स बाय 90 डिग्री। ठीक है, फेजर वाले कंसेप्ट से अगर जाओगे तो फ्लक्स के फेजर का एंगल है 0, ईएमएफ के फेजर का एंगल है -90। तो ये वाला 2 पॉइंट लिखना। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, we always derive RMS value, we always derive RMS value of AC voltage, next point, by using Lenz's law, induced EMF, by using Lenz's law, induced EMF lags flux, induced EMF lags flux by 90 degree, lags flux by 90 degree। अब देखो जैसा केस 1 में हमने देखा था, केस 1 में हमने देखा था ऐसा भी हो सकता है कि ईएमएफ जो हो जाए वो प्लस एन डी फाई बाई डी टी हो जाए। अगर ऐसा होता तब क्या होता, हमने देखा था ना, अगर गिवन और डिराइव्ड पोलैरिटी सेम होती है तो प्लस एन डी फाई बाई डी टी लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा फाई एम कॉस ओमेगा टी। कॉस को क्या लिख सकते हो, अब क्या हुआ भाई, यहां पे फ्लक्स में साइन ओमेगा टी था लेकिन ईएमएफ में आया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यानी ईएमएफ क्या कर गया, फ्लक्स से 90 डिग्री लीड कर गया। तो ये वाला पॉइंट लिखना।
according to Faraday's law, induced EMF leads the flux by 90 degree. अब देखो मेरी बात यहां समझने की कोशिश करना थोड़ा, कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये रहता है कि अलग अलग बुक्स के अंदर ये लीडिंग लैगिंग अलग अलग बता रखा है, तो अब क्या सही है, हम लीड माने या लैग? मैग्नीट्यूड तो दोनों में सेम आ रहा है, ओमेगा एन फाई एम, बट यहां आया -π/2 और यहां आया +π/2। तो मेरा इसका आंसर क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हें दो केसेस कराए, तो अगर ट्रांसफॉर्मर का कनेक्शन गिवन है तो पोलैरिटी निकाल लो, पोलैरिटी मैच करी तो NdΦ/dt, अपोजिट हुई तो -NdΦ/dt, -NdΦ/dt लगाने में लैग करता है, +NdΦ/dt लगाने में लीड करता है। और जब कनेक्शन दिया ही ना हो तब क्या लगाना पड़ेगा, -NdΦ/dt, तब वो लैग करेगा। ठीक है, तो इसमें ना एक क्वेश्चन बना के लिख लो, क्वेश्चन ऐसा लिखो, whether the induced EMF lag or lead, applied flux, तो इसमें लिखना induced EMF lags the applied flux, by 90 degree in two cases, first लिखो, if transformer connection diagram or winding orientation is not given, दूसरा लिखो, if the derived polarity in transformer diagram and given polarity are opposite, क्योंकि उसमें भी क्या लगता है, -NdΦ/dt। नेक्स्ट पॉइंट अलग से लिखना, इंड्यूस्ड EMF, ठीक है, इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट, इंड्यूस्ड EMF leads the applied flux by 90 degree if transformer connection diagram is given, and derived polarity is same as given polarity, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो अब कंफ्यूज कभी मत होना, किसी बुक ने लैग माना है, किसी ने लीड माना है, तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए लैग और लीड दोनों पॉसिबिलिटी बनती हैं और कहां कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी। अब देखो ये जो आरएमएस वैल्यूज आई हैं, अब मैं सिर्फ E1 और E2 लिखूंगा, बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है आरएमएस की बात कर रहा हूं। इनका रेशो कितना बन गया भाई, N1/N2, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का रेशो होता है N1:N2। अब देखो अगर N1 बड़ा हुआ N2 से तो E1 बड़ा होगा E2 से, यानी सेकेंडरी वोल्टेज कम है, तो ये हुआ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अगर N2 बड़ा हुआ N1 से तो E2 बड़ा होगा E1 से, सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा तो स्टेप अप। ठीक है, इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से स्टेप अप और स्टेप डाउन पॉसिबल है।
ऐसे ही देखो ईएमएफ का दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, अब 1 और 2 नहीं लिख रहा, 4.44 एफ एन। मैक्सिमम फ्लक्स कैसे लिख सकते हो, फ्लक्स डेंसिटी इंटू नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये बीएम क्या है, इट इज पीक फ्लक्स डेंसिटी, और एन क्या है, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, मैंने बताया था ना दो तरह के क्रॉस सेक्शन एरिया होते हैं, नेट और ग्रॉस। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सिर्फ नेट क्रॉस सेक्शन से या लैमिनेशन से पास होती है, इसलिए एरिया भी कौन सा लेते हैं, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये ईएमएफ की इक्वेशन क्लियर है सभी लोग को। अब इसके बाद देखो बात करते हैं फेजर की। अब मैं हमेशा मान के चलूंगा लैग, लेकिन मैंने तुम्हें ये बता दिया लैग और लीड कहां यूज होता है, तो मैं दोनों तरह के फेजर दिखा देता हूं, लैग वाला भी और लीड वाला भी। देखो सबसे पहले रेफरेंस फेजर बनता है आई म्यू का, जो मैग्नेटाइजिंग करंट था। मैग्नेटाइजिंग करंट माने जिस करंट से फ्लक्स बनता है। इसमें साइन ओमेगा टी आया था, फिर फ्लक्स के अंदर भी आया था साइन ओमेगा टी। अगर ईएमएफ लैग करता है 90 डिग्री तो लैगिंग लिया जाता है क्लॉकवाइज, तो ये मान लो E2 और E1 यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज आए हो ना, तो लैग कर रहा है। अब देखो मैंने E1 की लेंथ बड़ी दिखाई है ना, इसका मतलब मैं क्या मान के चल रहा हूं, मैंने मान रखा है N1 ग्रेटर देन N2। जिधर टर्न्स ज्यादा होंगे उधर वोल्टेज भी ज्यादा होगी। और अगर लीडिंग वाला केस होता तो कैसा बनता, देखो पहले आई म्यू, फिर उसी के सेम फेज में फ्लक्स, और फिर E1 और E2। ऐसा मत सोचना, ऐसा मानना जरूरी है कि N1 बड़ा होगा, मान तो N2 भी सकते हो। तो यहां क्या कह रहे हैं हम लोग, EMF लीड्स फ्लक्स बाय 90 डिग्री, और हमने ये भी मान रखा है कि N1 ग्रेटर देन N2 इज एज्यूम्ड। ऐसा कोई रूल नहीं है कि N1 ही बड़ा हो सकता है, बड़ा N2 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा ट्रांसफॉर्मर के कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है इतनी बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट लिखना ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, कुछ हम लोग रिजल्ट्स निकाल रहे हैं जो हमने ईएमएफ इक्वेशन डिराइव की है उसके बेसिस पे। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन यही लिखना, E1 by E2 इक्वल टू N1 by N2। E1 by E2 इक्वल टू N1 by N2। अब इसको देखो, रिजल्ट को ऐसे मॉडिफाई भी तो कर सकते हो, या पहले ना इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिख लेना, द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is equal to turns ratio. The ratio of induced EMF is equal to turns ratio. ठीक है, अब इसको ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हो, E1 by N1, ऐसे भी तो लिख ही सकते हो। तो इसी के नीचे ये नोट करना, E1 by N1 इक्वल टू E2 by N2, और यहां से क्या मिला, EMF पर टर्न इज कांस्टेंट। दोनों ही वाइंडिंग में EMF पर टर्न की वैल्यू सेम आएगी। तो इसके नीचे एक पॉइंट भी लिख लेना, EMF पर टर्न इज कांस्टेंट। ये बात क्लियर हुई। अगला पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। Transformation ratio is taken as the ratio of high voltage and low voltage
इज टेकन एज द रेशियो ऑफ हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। अब देखो मैंने ये बोला था कि हाई किधर भी हो सकता है, लो किधर भी हो सकता है, बट ट्रांसफॉर्मर में हमेशा दो साइड होंगी, एक HV और एक LV। तो अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कभी पूछूं किसी भी क्वेश्चन में, तो यहां प्राइमरी सेकेंडरी मैटर नहीं करता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर K है तो ये होता है हाई वोल्टेज बाय लो वोल्टेज, ठीक है। तो ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? अब इसके बाद अगला ऑब्जर्वेशन देखो, जो भी हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं प्रैक्टिकली उनके अंदर एक सैचुरेशन कहीं ना कहीं तो आएगा। देखो अगर अभी हिस्टेरेसिस इग्नोर्ड भी है, कहीं ना कहीं सैचुरेशन आ जाएगा। थोड़ा और बेटर बनाते हैं इस ग्राफ को, ठीक है। यहां पे क्या आ गया, ये सैचुरेशन। तो हर मटेरियल की ना एक सैचुरेशन की लिमिट होती है, BP। तो इफ B is greater than BP, मटेरियल सैचुरेट्स। इसीलिए तुम्हारी जो फ्लक्स डेंसिटी है ना वो हमेशा BP से कम रहनी चाहिए। फ्लक्स डेंसिटी है तुम्हारी Bm sin ओमेगा t should be less than BP to avoid saturation। सैचुरेशन से क्या नुकसान होता है ना, ये बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए ध्यान रखो कि सैचुरेशन अवॉइड करने के लिए फ्लक्स डेंसिटी BP से कम रहे। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी भी BP से कम रहनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं अक्सर कि देखो यहां पे लेस देन इक्वल टू लगा लो, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम Bm की वैल्यू को BP पे रख देते हैं, जो कि मैक्सिमम लिमिट है, जिसके आगे क्या आ जाएगा, सैचुरेशन। तो अगला पॉइंट लिखना, every ferromagnetic material has a maximum value of flux density. Every ferromagnetic material has a maximum value of flux density beyond which it saturates, so we should not exceed such value, hence maximum value of flux density is kept constant at boundary of saturation, मेरी ये बात क्लियर हुई कि इसको कहां रखते हैं, यूजुअली इसको कहां रखते हैं, BP पे ही रख देते हैं। लेकिन हम बात है इससे कम रख सकते थे, तो इतने पे क्यों रखा, उसका रीजन देखो क्या होता है कि फ्लक्स क्या होता है, यही फॉर्मूला लिखा था ना अभी हमने। तो अब मैं कहता हूं फॉर सेम अमाउंट ऑफ phi m, if Bm is high, An can be reduced। मेरी ये बात समझ आई? अगर मान लो मैं कह दूं फ्लक्स मुझे चाहिए 2 मिली वेबर, तो उसमें जितनी हाई फ्लक्स डेंसिटी लोगे उतने कम एरिया से काम चल सकता है। तो साइज
ऑफ ट्रांसफॉर्मर रिड्यूसेस। ठीक है, तो अगला पॉइंट ये लिखो, बीएम शुड बी as high as possible, BM should be as high as possible without entering saturation region, as high as possible without entering saturation region, so that for same amount of flux, the net cross section area can be reduced, or size of transformer reduces, अगर छोटे साइज का ट्रांसफॉर्मर बनाना है तो हम क्या चाहेंगे कि अगर हम बी को हाई रखें तो हम कम एरिया से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो बी जितना हाई रहे उतना अच्छा है, इसीलिए बी को कहां रखते हैं, सैचुरेशन की बाउंड्री पे। नीचे वाला रीजन लीनियर हो जाता है, तो लीनियर और सैचुरेशन की बाउंड्री पे रखते हैं, इसको नी पॉइंट भी बोला जाता है। तो नी पॉइंट पे तुम्हें काम करना चाहिए, ये बात क्लियर हुई। अब इसका मतलब है देखो कि ये जो बीएमए मटेरियल डिपेंडेंट हुआ ना कि कितना ले सकते हो, तो इसकी वैल्यूज भी लिख लो। ये जो बीपी है, बीपी तुम्हारा होता है 1.0 से 1.2 टेस्ला सिलिकॉन स्टील के लिए, यानी इसके बाद सैचुरेशन आ जाएगा, और ये होता है 1.2 से 1.6 टेस्ला सीआरजीओ स्टील के लिए। इसीलिए सीआरजीओ स्टील बेहतर है क्योंकि उसमें ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी अलाउड है। जितनी ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी होगी ट्रांसफॉर्मर का साइज उतना ही कम होगा। ठीक है, तो इसमें वाला पॉइंट भी लिख लेना, इन सीआरजीओ स्टील higher amount of flux density is possible before material saturates, so the transformer constructed using CRGO steel has lesser size as compared to transformer constructed using silicon steel, अब देखो ईएमएफ की वैल्यू कितनी थी, तो अब हम यहां से क्या जान गए कि अगर बीएम निकालना है ठीक है ना, तो अब हम कहेंगे इफ, अगर ये बीएम, ये तो मटेरियल डिपेंडेंट है ना, इसको अगर कांस्टेंट कर दें तो ईएमएफ बाय फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कांस्टेंट, और ऐसे लिख देते हैं V बाय एफ इज कांस्टेंट, ईएमएफ की जगह लिख देते हैं वोल्टेज। ऐसा कब नहीं लिखना चाहिए ये सब बातें करेंगे लेकिन इंडक्शन के अंदर। ठीक है, अभी के लिए ये मान लो ईएमएफ बाय फ्रीक्वेंसी को लिख देते हैं वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी, तो V बाय एफ कॉन्स्टेंट होगा अगर BM कॉन्स्टेंट रखा जाए, क्योंकि ये जो BM है ये कहां रखते हैं, एट बाउंड्री ऑफ सैचुरेशन, और ये किस पे डिपेंड करता है फिर,
मटेरियल डिपेंडेंट। अब मेरी दूसरी बात समझो, ठीक है, ये बात थोड़ी सी क्लियर हुई। अब एक बार और इस चीज को समझते हैं। बीएम क्या है? जिस फ्लक्स डेंसिटी पे तुम चला रहे हो। और बीपी क्या है? बीपी है मटेरियल में कितना मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पॉसिबल है। बीएम जिस पे हम चला रहे हैं, बीपी जहां तक जा सकते हैं, तो हम चाहेंगे कि बीएम बीपी पे ही रहे ताकि ट्रांसफार्मर का साइज कम रहे। दोनों का डिफरेंस समझना, बीपी मटेरियल के हिसाब से डिसाइड होगा, बीएम पे तुम ऑपरेट करा रहे हो। तुम चाहो तो कम पे भी ऑपरेट करा सकते हो बीपी से, लेकिन उस केस में साइज ज्यादा लगेगा और साइज मिनिमाइज करना जरूरी है, ठीक है। अब यहां तक क्लियर हुआ। अगला पॉइंट लिखना, सिंस इंड्यूस्ड ईएमएफ is proportional to frequency, पूरा इंग्लिश में मत लिखना, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बना लेना। The voltage rating of a transformer is proportional to frequency. The voltage rating of a transformer is proportional to frequency. ठीक है। जब कभी मैं ऐसे सेंटेंस डिक्टेट करता हूं ना, तो पूरा मत लिखा करो, ऐसे लिख लिया करो। अब अगला पॉइंट, करंट रेटिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर और एनी अदर मशीन, करंट रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर और एनी अदर मशीन depends on cross sectional area of the winding, and not frequency. देखो सीधी सी बात है, जितनी मोटी वायर का यूज करोगे उसकी करंट रेटिंग भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसीलिए ये ध्यान रखो कि करंट रेटिंग जो होती है वो वायर के एरिया पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे नहीं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, करंट रेटिंग इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वाइंडिंग कंडक्टर कह दो, ठीक है ना। अब जो केवीए रेटिंग होगी यानी एपरेंट पावर जो होगी वो होगी वोल्टेज रेटिंग मल्टीप्लाइड बाय करंट रेटिंग। वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट से बनेगी एपरेंट पावर। तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ गई? फ्रीक्वेंसी के। क्योंकि देखो करंट रेटिंग में तो कोई एफ का फैक्टर बनेगा नहीं, एफ का फैक्टर सिर्फ किसमें है? वोल्टेज में। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो केवीए में भी क्या आ जाएगा? एफ का फैक्टर। यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी लेंगे उतना ही ज्यादा क्या बन सकता है हमारा? उतना ही ज्यादा बन सकता है केवीए रेटिंग, ठीक है ना। अब ये बात क्लियर हुई। अब देखो एक और बात अगर समझें कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर ईएमएफ का फॉर्मूला है तो अगर यहां से एरिया निकालें ये बनेगा। ये बीएम तो मैंने बोला मटेरियल के हिसाब से डिसाइड होगा, तो ये कह सकते हो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इफ ई इज कांस्टेंट। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एरिया भी कम होता है, इसीलिए जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला ट्रांसफॉर्मर बनाओगे उसका साइज उतना ही कम होगा। तो इसमें लिख लेना साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर रिड्यूसेस एट हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो यहां से हमें क्या क्या चीजें मिली। सबसे पहली बात मिली
ईएमएफ का फॉर्मूला आरएमएस वैल्यू। फिर दूसरी बात मिली, ईएमएफ कैन लीड और लैग पाई बाय 90 डिग्री। दूसरी बात, E1 बाय E2 इज N1 बाय N2। फिर पीएम अगर हाई रखोगे तो एरिया कम रहेगा, ठीक है। फिर केवीए रेटिंग प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आएगी। फिर एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आता है, ठीक है। एक ही फॉर्मूले सारी ऑब्जर्वेशन निकाली गई हैं। और बीएम अगर कांस्टेंट है तो V बाय एफ की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें मिलते हैं ईएमएफ की इक्वेशन से। ईएमएफ की इक्वेशन से ना ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं कि कैसे कैसे अलग अलग क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बना के लिखना, हाउ डज induced EMF oppose applied voltage? How does induced EMF oppose applied voltage? अब इस क्वेश्चन का मतलब समझना कि हम लोग ये बोलते हैं कि जो EMF बनता है ट्रांसफॉर्मर में वो अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करता है। अब ये कैसे, देखो यहां पे देखो हमने सोर्स लगाया V1, इससे करंट चला I1। इससे फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स अगर डिराइव करोगे ऊपर की तरफ बनेगा। अब इसमें जो ईएमएफ बनेगा वो इस फ्लक्स को अपोज करने के लिए बनेगा, तो ईएमएफ ऐसा आ जाता है, ठीक है। अब मान लो बीच में कोई इंपेडेंस है Z, तो I1 कैसे लिखोगे, V1 माइनस E1 बाय Z। अब यहां से क्या समझे, देखो प्रोसेस कैसा बना। देखो सबसे पहले आया V1 सोर्स लगने से आया I1 से आया 5 से आया E1। अब ये जो E1 आया ये I1 को ही रिड्यूस करता है, तो इससे I1 रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने ही कॉज को अपोज कर रहा है। ईएमएफ बनने का कॉज क्या था, ईएमएफ बनने का कॉज था करंट, और ईएमएफ आकर के उसी करंट को ही अगर कम करने लगा तो तुम क्या कहोगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कॉज ऑफ इंडक्शन। तो इसमें लिखना, व्हेन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ वाइंडिंग, व्हेन ईएमएफ is induced in a winding, it will oppose the cause of induction, that is current in the winding, and to show this opposition, V1 and E1 are drawn opposite to each other in phasor diagram। देखो कैसे, I म्यू फ्लक्स, मैंने बोला था मैं ईएमएफ अब लैगिंग ही दिखाऊंगा,
अब की बार मान लो मैंने E2 बड़ा ले लिया, ठीक है, मैंने क्या मान रखा है, E2 बड़ा है माने N2 बड़ा है। अब देखो V1 E1 जो होते हैं ना ये सेम फेज में होते हैं लेकिन एक दूसरे को अपोज करते हैं, इसीलिए फेजर में उल्टा बना दिया जाता है। E1 अगर नीचे है तो V1 ऊपर है, ठीक है, इस तरह से। ये मेरी बात क्लियर हुई? E1 V1 को उल्टा क्यों बना रहे हो? बिकॉज दे आर अपोजिंग ईच अदर बट प्रैक्टिकली दोनों सेम फेज में आते हैं। तो अगला पॉइंट ये लिखना, प्रैक्टिकली V1 and E1 lie in the same phase but they are drawn opposite in order to show that induced EMF opposes applied voltage, ठीक है। तो इसे ड्रॉ करने का तरीका है, जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तब हम ये बात समझेंगे कि एक्चुअल में इन्हें सेम फेज में लेके ही चला जाता है, अपोजिट फेज में नहीं मानते। मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है, ठीक है। तो हमें ट्रांसफार्मर का बेसिक फेजर डायग्राम क्लियर है, जिसमें मैग्नेटाइजिंग करंट है, फ्लक्स है, ईएमएफ है और अप्लाइड वोल्टेज है। तो इस पे जो है ना एक क्वेश्चन नोट डाउन करो, क्वेश्चन लिखना, द ईएमएफ पर टर्न of a single phase, फिर ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग लिखना 2310 by 220 वोल्ट, 2310 by 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर, 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर is approximately 13 volt, is approximately 13 volt। पहला पार्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स। और दूसरा पार्ट, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर, net cross section area of the core if Bm equal to 1.4 Tesla, if Bm equal to 1.4 Tesla। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम आपका होमवर्क प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग और इसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो अभी के लिए देखो, ये जो मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं ये सारे हमारे लिए रेलिवेंट हैं। अगर ये इक्वेशन याद रखते हो तो ये सब चीजें वैसे भी डेराइव कर सकते हो, ठीक है, ये सब रट के जाने की जरूरत नहीं है। बस दो पॉइंट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये और एक ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए। लीडिंग लैगिंग कैसे मालूम चलता है, कहां लीड मानते हैं और कहां लैग। और दूसरा, ये सारे जो पॉइंट्स हैं दे कैन बी डेराइव्ड यूजिंग ईएमएफ इक्वेशन। बस ईएमएफ इक्वेशन याद रखना, रटने का काम अपना अभी तक इतना ही है, ठीक है ना। तो इसके आगे की बातें करेंगे अगले वीडियो के अंदर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर के और कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसके अंदर करंट्स होते हैं, इंपिडेंसेस होती हैं। अभी हमने सिर्फ बात की है वोल्टेज तक, ठीक है। तो बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।